Hi, today we will cover IIT JAM 2012 paper. Please note that in this session we are covering only probability and statistics part except inference. Inference we will cover in later videos. Let's have a quick look at the instructions. इंस्ट्रक्शंस एक बार देखना इंपॉर्टेंट रहता है जस्ट इन केस वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को या किसी डेफिनेशन को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन कर रहे हों सो एक बार इंस्ट्रक्शंस पर नज़र मार लीजिएगा. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. कहता है एक 4 डिजिट नंबर है, इसको चूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इसमें एग्जैक्टली 2 नंबर्स हैं. देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा 4 डिजिट नंबर रहता है तो फर्स्ट जो डिजिट रहता है 1000 प्लेस में वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वरना वो 3 डिजिट हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हो? टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? देखिए पहली डिजिट मतलब 1000 प्लेस पर आप कोई से भी 9 में से एक रख सकते हो, है ना, और बाकी 3 पे आप 10 केसेस 10 वेज में डाल सकते हो, है ना. सो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टोटल 9000 केसेस आपके पास हैं. टोटल पॉसिबल केसेस आपके 9000 हो गए, है ना. पेपर में आपको फाइंड क्या करना है? एग्जैक्टली 2 जीरो, सिर्फ एग्जैक्टली 2 जीरोज़ की बात कर रहा है, कोई फिक्स पोजीशन पे है नहीं जीरोज़, ठीक है. तो आप क्या करोगे? देखो ऑब्वियसली पहला तो आपका जीरो हो नहीं सकता, तो पहला तो आपके 9 तरीकों में फिट हो सकता है. अब बाकी 3 पोजीशंस में से कहीं से भी 2 होगा 3C2 वेज में, और जो वो जीरो है वो तो एक तरीके में आएगा, दूसरा जीरो एक ही तरीके में आएगा, बाकी 9 तरीके आपके पास होंगे. देखिए अगर विदाउट रिपीटेशन आता है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना. विदाउट रिपीटेशन में आपका जीरो 2 बार आ भी नहीं सकता, तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे वाले केसेस भी आने चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए एक प्रोबेबिलिटी का सवाल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हमेशा आता है, तो थोड़ा सा ये सवालों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत स्कोरिंग रहता है. ये बोलता है कि एक पर्सन है, अटेम्प्ट्स बना रहा है टू डिस्ट्रॉय अ टारगेट, और अटेम्प्ट्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है. वेरी गुड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इन एनी अटेम्प्ट इज 0.8. गिवन दैट ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय द टारगेट इन द फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स, मतलब पहले 5 अटेम्प्ट्स उसके फेल हो चुके हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज डिस्ट्रॉयड इन द 8th अटेम्प्ट? ठीक है, तो इसमें क्लियरली मेंशन है एक बार हिट करने पे चलेगा. कई बार सवाल में ऐसा मेंशन हो सकता है कि 2 बार हिट करना पड़ेगा टारगेट तभी हिट होगा. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिस्ट्रॉयड इन 8th अटेम्प्ट गिवन इट इज फेल्ड इन 5 अटेम्प्ट, है ना. तो देखो जैसे तुम इसको लिखोगे ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सपैंड करोगे ना, तो जो नीचे 5 अटेम्प्ट होगा और ऊपर 5 अटेम्प्ट का फेलियर होगा, सिंस ये इंडिपेंडेंट इवेंट से ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा. तो तुम्हें सिर्फ क्या मतलब है? 6 अटेम्प्ट फेल हो रहा है, 7 अटेम्प्ट फेल हो रहा है और 8th अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो रहा है. तुम्हें सिर्फ यही प्रोबेबिलिटीज़ कंसिडर करनी है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्स फॉलो कर रहा है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5 एंड पी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 2 इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 3. देखिए ऐसे सवालों में याद रखना एन सी टू जो होता है, बेसिकली एन सी के जो होता है ना, वो एन सी एन माइनस के बराबर होता है. ये 5 है तो 5C2 इज इक्वल टू 5C3. आपको ये टाइम यहाँ पर बचाना है कि हम 5C2 इक्वल्स टू 5C3, 5C2 और 5C3 लिखने में टाइम वेस्ट ना करें. पहली चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करना, ठीक है. तो ये क्या आएगा तुम्हारा? ये आया पी स्क्वायर क्यू टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी टू द पावर 3 क्यू स्क्वायर, है ना. तो यहाँ से तुम्हें क्या करना होगा? यहाँ पे सीधे काट सकते हो. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जाकर पी इक्वल्स टू 0 ये सब पुट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो 0 नहीं होगा. तो सीधे तुम वैल्यूज़ काट सकते हो. ये पता है ना कि सीधे वैल्यूज़ नहीं कटती हैं. अगर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स से एक्स इक्वल्स टू 1 नहीं आता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आता है. एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ से आप वेरियंस आसानी से निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि एक्स वन एक्स टू एक्स एट है, आई आई डीज हैं, ठीक है. यू इज एक्स वन प्लस एक्स टू एंड वी समीशन ऑफ एक्स आइज, ठीक है. जहाँ पे आप ना कोवेरियंस बिटवीन यू एंड वी फाइंड करोगे तो आपके पास दो टर्म्स होंगे जहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा. कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड एक्स आई
एंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जी वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जी. दीज आर द टू थिंग्स. ठीक है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जी विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू जीरो एंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड एक्स आई विल बी इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स आई. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं, थोड़ा ध्यान देना. कोवेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा एक्स वन प्लस एक्स टू टिल एक्स एट आप लिख दोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा. ये जो है ना सिर्फ बन जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस वेरियंस ऑफ एक्स टू, बिकॉज सारे के सारे बाकी तो इंडिपेंडेंट है. तो आंसर है 2 सिग्मा स्क्वायर फॉर द कोवेरियंस पार्ट. अब आपको कोरिलेशन फाइंड करना है. देखो एग्जाम में ध्यान देना, कोवेरियंस फाइंड करने का है या कोरिलेशन फाइंड करने का है. कोवेरियंस के लिए तो आप सीधे ऐसे निकालोगे. कोरिलेशन के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इसको डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ यू एंड अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वी कर दोगे. आंसर आपका आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का है. एक्स फॉलो कर रहा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर 8 एंड 15. तुमको ये पता है अगर x फॉलो करता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m एंड n तो 1/x फॉलो करेगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड m. ठीक है, ये तो तुम्हें पता है. तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 विल बी 1/x लेस देन 1/4. ठीक है, इंक्रीजिंग है. k क्या होगा तुम्हारा, k इज इक्वल टू 0.25. बेसिकली x की वैल्यू जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, है ना. इसकी वजह से मैं सीधे इसको ग्रेटर लिख सकती हूँ. मुझे x को प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है. k की वैल्यू 0.25 है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएलटी का क्वेश्चन है. सीएलटी का क्वेश्चन हर साल आता है. बेसिकली ये रहता है आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, एक्साइज गिवन होंगे, उसका सम होगा या उसका एवरेज होगा. उसके सम या एवरेज का आपको डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए एक्स फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल 1 तो समीशन एक्साइज जो होंगी वो गामा फॉलो करेंगे. बट यहाँ पे आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन की भी जरूरत नहीं है. सिंपली आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई विल बी इक्वल टू 1, variance of xi will be equal to 1 only, right? So expectation of Sn will be equal to n and variance of Sn will also be equal to n. आपको मतलब होगा अंडर रूट n से which is standard deviation of Sn. So आप क्या लिखोगे, probability Sn minus n upon under root n will be greater than n minus under root n, है ना, because you have to find probability Sn greater than n. तो Sn greater than n है तो आप Sn minus n करोगे, greater than n minus n करोगे, upon under root of n करोगे, अपॉन अंडर रूट ऑफ n करोगे, है ना. तो आपका क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएज ग्रेटर देन 0. आंसर आया 1/2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड करने का है. ठीक है, आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करो. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, इट इज़ नथिंग बट 5 + θ/2, राइट. याद रखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आर जस्ट द सेम. ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार आर नॉट द सेम बिकॉज उसमें आपको सैम्पल साइज भी कंसिडर करना होता है. ठीक है, अब एक काम करो, आपको 5 एंड 5 + θ दिख रहा है. देखो जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्पेसिफिकली हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम उसे क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ 0 to θ, मतलब 0 to θ वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक बार ट्राई करो. कैसे हो सकता है, y इक्वल्स टू x1 - 5 ले लो. ठीक है, यहाँ से क्या होगा, y फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0, θ. एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 वेरिएंस ऑफ y1 निकालना बहुत आसान है. ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 - 5 का स्क्वायर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ y1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 का होल स्क्वायर. ठीक है ना. एक जनरल टर्म के साथ वी कैन स्टार्ट. तो इसका आंसर आएगा θ² / 12 प्लस θ/2 का होल स्क्वायर. तो आंसर आया θ²/3, है ना. सो मतलब कि 3 टाइम्स x1 - 5 का होल स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ θ². चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कहता है एन एक रैंडम वेरिएबल है रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. बेसिकली वो क्या कह रहा है कि कितने डाइस हमने थ्रो करने हैं वो भी एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉलो कर रहा है. ठीक है,
एंड एस इज़ द सम ऑफ नंबर अपियरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस। ठीक है, मतलब कि पहले आप एक डाइस रोल करो या फिर 2 डाइस रोल करो या 3 डाइस रोल करो और उसमें जो भी आपका सम आ रहा है वो ऑब्जर्व करो। वो बोलता है एस इज इक्वल टू 3, मतलब जितने भी बार मैंने डाई रोल किया है मुझे बस इतना इन्फॉर्मेशन पता है कि जो सम है ना वो 3 आया। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस वर थ्रोन। सबसे पहले बताओ कि अगर आपका सम 3 आ रहा है तो मिनिमम मैक्सिमम कितने डाइस हम थ्रो कर सकते हैं। देखो, अगर तो आपका आता है एस इक्वल्स टू 3, अगर मैं एक बार डाइस थ्रो कर रही हूँ तो भी एस इक्वल्स टू 3 आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार में मिनिमम नंबर तो 1 1 1 1 आएगा ही, तो 4 हो जाएगा ना। तो आप मैक्सिमम कितनी बार डाइस रोल कर सकते हो, 3 बार, मिनिमम एक बार। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी एस इक्वल्स टू 3, मतलब कि डाइस एक बार रोल हो रहा है तो उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। डाइस को 2 बार रोल करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 ठीक है। एंड उसके बाद आपका 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 1 एंड 1 2, यही होगा ना केस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/18। ठीक है, और उसके बाद आप कंसिडर करोगे एक डाइस को 3 बार रोल करने का। 3 बार रोल करने के बाद सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब तीनों डाइस में 1 1 1 आएगा, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/216। इसको मैं ए लिख देती हूँ। ठीक है, मुझे फाइंड करना है 2 बार डाई को टॉस कर रहे हैं और सम आपका 3 आ रहा है, गिवन सम आपका ऑलरेडी 3 आ चुका है ना। तो आप क्या करोगे, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2² इंटू 1/18 है ना, और नीचे हम टोटल प्रोबेबिलिटी कंसिडर करेंगे। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0 एंड 1 एंड वाई इज एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, जब भी आपका मॉड आता है या जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इसका मीन डेविएशन क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर रहेगी, इसका मोड कहाँ पर रहेगा, है ना। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्यूब निकालना है, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स का होल क्यूब। बस वही एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स फाइंड करना है। आप यहाँ पर रेंज पुट करो और मॉड एक्स जो होगा वो लेस देन 0 के लिए -x हो जाएगा, है ना। तो ये तो ऑलरेडी x माइनस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा विच विल बी 0। ठीक है, यहाँ पर आप एफ एक्स ऐड कर लीजिएगा। और दूसरा आता है x प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जैसे आप ये करोगे 0 टू इन्फिनिटी 2x का होल क्यूब आएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे इसको इस वैल्यू को लिखो, सो 8 टाइम्स एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स क्या रहता है हमारा, आप सीधे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जैसे आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ आएगा, सिंस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आपको एक सब्सटीट्यूशन लेना पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, हम एम अभी नहीं कंसिडर करेंगे। पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड द मीडियन ऑफ एक्स, हमें ये फाइंड करना है। हम मीडियन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कहता है वाई फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड वाई इज लॉग एन एक्स। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन ऑफ एक्स फाइंड करना है। कैसे करोगे, थोड़ा खुद से सोचो एक बार। देखो, वाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू म्यू विल बी इक्वल टू 1/2। मीन मीडियन मोड तो सेम रहता है, सिमेट्रिक होता है। वाई इज वॉट, एल एन एक्स, है ना। तो आप एक्स लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर म्यू लिख सकते हो। दिस विल गिव यू द सेम वैल्यू एज 1/2, राइट। सो आपका मीडियन क्या है, ई टू द पावर म्यू। अभी हमें इसमें यही पार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। एफ एक्स दिया हुआ है अल्फा एक्स ई टू पावर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन गिवन है अल्फा एंड बीटा। देखो, ऐसे सवालों में सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ओवर द होल रेंज विल बी इक्वल टू 1 होगा। इसमें आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो, है ना। बीटा स्क्वायर को 1/सिग्मा स्क्वायर लेकर, है ना। एक ये कर सकते हो, याद रखना, -x² 2 सिग्मा स्क्वायर रहेगा। एक तो आप ये कंसिडर कर सकते हो, पर पहले दो जो हमें ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है उनको हम सीधे लिखते हैं कि उनका एक्चुअल मीनिंग क्या रहेगा। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं।
एक काम करो, सब्सटीट्यूट कर दो, बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से टी ले लो। यहाँ आया, बस तुम्हें बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट करना है, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा स्क्वायर ऑलरेडी आ गया। एक काम करते हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के टाइम पर हम क्या करते हैं, अल्फा को भी बीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर बीटा को अल्फा के टर्म्स में लिख लो, जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। टी का सब्सटीट्यूशन हमने एज इट इज़ ले रखा है। यहाँ पर जैसे आप सब्सटीट्यूट लोगे तो आप गामा की प्रॉपर्टी यूज़ करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बीटा आ गया आपका 1, अल्फा इज नथिंग बट 2 बीटा स्क्वायर, सो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स एंड वाई जो है एक जॉइंट पीडीएफ फॉलो करें, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ठीक है, ई टू द पावर माइनस वाई, एक्स और वाई की रेंज जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जब भी कोवेरियंस होता है या एक्सपेक्टेशन होता है, ट्राई करो कंडीशनल से एक बार चेक कर लेना, है ना। द रीज़न भी कई बार कंडीशनल यूज़ करने से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। एफ एक्स निकाला हमने, ठीक है, वाई की रेंज एक्स से इन्फिनिटी पुट करी, ए टू द पावर माइनस एक्स आ गया, तो एक्स फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। वाई का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, वाई ई टू द पावर माइनस वाई आया, दिस फॉलोज गामा, राइट। इसका मीन और वेरिएंस तो आपको पता है ही। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड करो क्या ये इंडिपेंडेंट है। ऑब्वियसली एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, सो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। कोवेरियंस फाइंड करने की बात है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई कॉमा वाई। देखिए जब भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई फाइंड करते हैं ना, तो वो एक्स की रेंज में रहता है, बिकॉज वाई तो आपने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट ले लिया ना, एक कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेट थोड़ी करोगे, है ना। तो अब आप क्या फाइंड करोगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हो। यहाँ से आप कोवेरियंस के लिए दोनों वैल्यूज़ पुट करोगे, तो आपका आ गया 1/2 वेरियंस ऑफ वाई। वेरियंस ऑफ वाई ऑलरेडी आपके पास है, तो आंसर आया 1। ईजी है, थोड़ा सा कंडीशनल एक बार देखना पड़ेगा, बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2013 क्वेश्चन पेपर। इसको प्लीज़ आप अटेम्प्ट करिए और इसके बाद शीट्स मुझे भेजिए, ट्राई करिए ये क्वेश्चंस।